सुप्रभात बच्चों, आज कक्षा 7 हिंदी माध्यम में पढ़ेंगे मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं। इसमें मध्यकाल प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच को मध्यकाल कहते हैं। साधारणतः जो यह काल माना जाता है, यह 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच को मध्यकाल कहा जाता है। 8वीं शताब्दी के अंत में मध्यकाल का प्रारंभ हुआ। ठीक है। अब मध्यकाल में जो राजनीति, धार्मिक या सामाजिक बदलाव हुए हैं, वह हर्ष की मृत्यु के बाद प्रारंभ हुए, क्योंकि हर्ष की मृत्यु के बाद जो देश का शासन प्रबल था, वह विभिन्न राजपूतों ने अपना अलग अलग राज्यों में शासन करना प्रारंभ कर दिए। ठीक है। तो इन राज्यों में अधिकतर राजपूत शासन भी करते थे। मध्यकाल के दौरान भारत जो है बाहरी देशों के संपर्क में भी आया। ये बाहरी देश कौन थे? ये बाहरी देश अधिकतर जैसे अरब, टर्की, मंगोल, चीनी और यूरोपवासी थे। कोई भी किसी भी समाज में अचानक बदलाव नहीं आता है। जो समाज में बदलाव की प्रक्रिया है, वह धीरे धीरे होती है। ठीक। तो 8वीं शताब्दी में जब विदेशियों के संपर्क में आए, उनके लेखों से, उनके विचारों से भारत में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ समाज में। इसके बाद देखिए, जो मध्य युग में जो परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों में कौन कौन थे? जैसे नंबर 1, इस युग में से संबंधित पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, क्योंकि इसका मतलब इस समय इतिहास ग्रंथ लिखना प्रारंभ हो गया था। अतएव हम इस युग से अधिक परिचित हैं, क्योंकि हम प्राचीन युग को साक्ष्यों से पढ़ते हैं, लेकिन मध्यकाल को उनके साक्ष्य उपलब्ध हैं। दूसरा है, इस युग में हमारे भोजन, वेशभूषा में भी अनेक परिवर्तन हुए। तीसरा क्या है? अनेक देशों में भारत की जो आर्थिक संपन्नता थी, उस संपन्नता से आकर्षित हुए और आकर्षित होकर के वो हमारे देश से व्यापार संबंध स्थापित करने का भी प्रयास किया। जैसे अंग्रेज भी व्यापार करने के लिए आए थे और यूरोपीय। चौथा है, इस अवध में हिंदू और मुस्लिमों की जो संस्कृतियों की विशिष्टता थी, वह तत्व आपस में मिले और वह भारतीय संस्कृति में विकसित भी हुए। चौथा क्या है? धातु मुद्रा के प्रचलन से क्या हुआ कि हमारे देश का आर्थिक विकास भी हुआ। कृषि, व्यापार, वाणिज्य के क्षेत्र में भी विकास हुआ। छठा है, भक्त एवं सूफी संतों ने हिंदू तथा इस्लाम धर्मों के मूलभूत सिद्धांतों की अच्छी समझ प्रस्तुत की, क्योंकि जब विदेश जो हमारे संत थे, वो चाहे भक्तिकाल के संत हो, जैसे कबीरदास वगैरह, सूफी संत, इन्होंने क्या किया? हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो मूल सिद्धांत थे, उन मूल सिद्धांतों को समाज के सामने प्रकट किया और हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास भी किया। भारत की अधिकांश प्रादेशिक भाषाएं भी इसी काल में विकसित हुई। अब नंबर 8, नवीन धर्म दीन इलाही, जिसको अकबर ने चलाया था 1581 में, और सिख धर्म। इसके अतिरिक्त अन्य धर्मों में भी हमारा विश्वास है। सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं अनेक इसी काल में विकसित हुई हैं। नंबर 9, किंतु समाज में स्त्रियों के स्थान तथा स्तर में गिरावट आई, क्योंकि जब विदेशियों के संपर्क में भारत आया, तो हमारे यहाँ जो स्त्रियों की स्थिति थी, वह प्राचीन काल की अपेक्षा कमतर होती चली गई। इसी काल में देखा, और मध्यकाल में ही आपका जैसे पर्दा प्रथा या सती प्रथा आदि घटनाएं घटित होने लगी। इसके बाद देखते हैं मध्यकाल के इतिहास को जानने के स्रोत। तो मध्यकाल के इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। ये विदेशी यात्रियों की यात्राओं का वर्णन,
सामाजिक साधन, साहित्यिक साधन। ये 3 प्रकार के स्रोत हैं जो हमें मध्यकाल के इतिहास को बताते हैं। इसमें पहला है विदेशी यात्रियों की यात्रा के वर्णन। इस काल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए। इसमें से जो तुर्की और फारसी भाषा के विद्वान थे वह प्रमुख थे। वह आए और हमारे समाज के संबंध में अपने ग्रंथों में विशेष वर्णन किया है। उन ग्रंथों को पढ़ने से हमें मध्यकाल के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक साधन, सामाजिक साधन क्या थे? जैसे आप पत्थर के स्तंभों पर खुदे लेख अथवा ताम्रपत्र मध्यकालीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत या ऐतिहासिक अभिलेख हैं। इनमें जैसे मंदिर एवं गांव में खुदाई में प्राप्त हुए अभिलेख हमें प्रारंभिक मध्यकाल की झांकी प्रस्तुत करते हैं। जैसे अशोक का शिलालेख, स्तूप और बौद्ध विहार हमारे इतिहास की जानकारी जानने के स्रोत हैं। इसके बाद देखिए साहित्यिक साधन। साहित्यिक साधन क्या है? जो हमारे शास्त्र हैं। इसमें मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए हमें पर्याप्त साहित्यिक साधन भी हमारे पास है। जैसे आरंभ में क्या था? 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ताड़पत्रों पर लिखा जाता था, भोजपत्रों पर लिखा जाता था। लेकिन 13वीं शताब्दी में आते आते कागज पर लिखना प्रारंभ हो गया था। इस काल में अनेक पुस्तकें, इस काल के अनेक पुस्तकें भी मौजूद हैं। कुछ जिससे उस समय के राजाओं के जीवन या अनेक राजवंशों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा जैसे आपके बाबर और जहांगीर के संस्मरण भी हमें मिलते हैं, जिसमें उस समय के धार्मिक साहित्यिक ग्रंथों के लघु चित्रों को भी सजाया गया है। ये हमारी जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। इसके बाद देखेंगे मध्यकाल का विभाजन। मध्यकाल का विभाजन, इस मध्यकाल को जानने के लिए इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के मध्य के काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। इस काल में जो राजवंश आए हैं वो प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट आदि राजा सम्मिलित किए गए हैं। इसके व्यतिरिक्त राजपूत राज्यों और चोल साम्राज्य के इतिहास के विषय में भी अध्ययन किया जाता है। दूसरा है उत्तर मध्यकाल। ये 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। इसके अंतर्गत दिल्ली के सुल्तान, बहमनी राज, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के इतिहास के विषय में जानकारी या अध्ययन किया जाता है, प्राप्त की जाती है। उत्तर मध्यकाल में सामाजिक परिवर्तनों में भारत के बाहर से आए राजवंशों का प्रभाव देखा जाता है ना। प्रमुख रूप से शासक कौन थे? तुर्क, अफगानी, मुगल, ये भारत में आकर के बस गए थे। जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में अनेक परिवर्तन स्थापित हुए हैं और उनमें घनिष्ठ संबंध भी हुआ है। तो बच्चों, इस पाठ को यहीं तक रखते हैं। आप अपनी किताब से प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक इसी संबंध में उन प्रश्नों के उत्तर अपनी फेर कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।